हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। ये हमारा अब 9th चैप्टर चलेगा, बट उससे पहले ज़रा एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ छोटी सी। वो इन्फॉर्मेशन यही है कि आपका जो सिलेबस है 7 जुलाई को सीबीएसई बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट करा था कि 30% जो है आपका सिलेबस का कटौती की जाएगी। तो उन्हीं सिलेबस में जो कटौती की गई, टोटल आपके 6 चैप्टर्स जो है दोनों बुकों से डिलीट कर दिए गए हैं। तीन फर्स्ट बुक से और सेकंड बुक से भी जो है 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए। तो यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो ये कि मैंने जो है ऑलरेडी 3rd चैप्टर के ऊपर फर्स्ट बुक से और ये 7 चैप्टर इसके ऊपर ऑलरेडी जो है मैंने वीडियोस बना दिए हैं। और अभी जो मेरे को बनाना था वो बनाना था 8 चैप्टर के ऊपर, मतलब ये पर्यावरण के ऊपर। बट आपका जो सीबीएसई है उसने क्या कर रखा है, ये तीनों चैप्टर ही जो है डिलीट कर दिए। तो इसलिए मैं अब 8 चैप्टर की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट जो है वैश्वीकरण के ऊपर मैं अब आ गया हूँ। क्योंकि इस 2020-21 के अंदर आपको अब नया सिलेबस जो है न्यू कोर्स जो है कराया जाएगा। तो आप चाहे तो 3rd चैप्टर और 7 चैप्टर को स्किप करके बाकी सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। और सेकंड बुक का तो मैं पहले से ध्यान रखूंगा इन तीनों चैप्टर्स का। ओके, तो चलिए जरा अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जरा एक नज़र डाल लेते हैं कि आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है वैश्वीकरण की अवधारणा या इसके अर्थ के बारे में। सेकंड टॉपिक आपको ये पढ़ना है कि वैश्वीकरण जो आज के समय पे हम देख रहे हैं, ये किन कारणों की वजह से जो है संभव हो पाया है, उन कारणों को हम जानेंगे सेकंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक के अंदर हमको आपको वैश्वीकरण के प्रकार या प्रभाव के बारे में जानना है, जो कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक होते हैं। फोर्थ टॉपिक के अंदर आपको हमको बेसिकली जो है वैश्वीकरण की विशेषताओं के बारे में जानना है। और फिफ्थ टॉपिक के अंदर भारत और वैश्वीकरण का क्या संबंध है, कि भारत ने जो है कब वैश्वीकरण को अपनाया या फिर खोला वैश्वीकरण के रास्ते, वो चीज़ें हमको पढ़नी है। और सिक्स्थ टॉपिक के अंदर हमको देखना है कि वैश्वीकरण को लेकर के विश्व में किस किस तरह के जो है विरोध हो रहे हैं और कहाँ पर हो रहे हैं। तो बेसिकली दो मंच हैं, आईएसएफ और डब्ल्यूएसएफ, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, वैश्वीकरण के बारे में हम अपने बहुत से क्लासेस में जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि 9th 10th 11th 12th सब में जो है वैश्वीकरण के बारे में दिया हुआ है। और आपने एक वैश्वीकरण के बारे में सिंपल सी अवधारणा सुनी भी होगी। वस्तु, पूंजी, श्रम और विचारों के प्रवाह को, स्वतंत्र प्रवाह को, बेरोक टोक प्रवाह को जो है वैश्वीकरण कहा जाता है। और ये 100% जो है सच भी है। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर कि वैश्वीकरण जो है एक अवधारणा के रूप में उसकी जो बुनियादी बात है वो है प्रवाह। ये जो प्रवाह है, प्रवाह का मतलब क्या होता है, बेसिकली फ्लो। इंग्लिश में हम बोले तो इसको हम बोलेंगे फ्लो होता है इसका मतलब। फ्लो मीन्स कि बेरोक टोक इधर से उधर जा रहा है वो चाहे वस्तु हो सकती है, वो पूंजी भी हो सकती है, पूंजी मतलब पैसा हो सकता है, या श्रम भी हो सकता है। श्रम मतलब एक एक व्यक्ति दूसरी जगह पर जा करके अपना पेशा बेच रहा है, श्रम, लेबर, ये सब काम करना। और विचार भी हो सकते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वैश्वीकरण जो है एक बहुआयामी अवधारणा है। बहुआयामी अवधारणा बोलने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों प्रकार के अवतार है या फिर प्रकार हैं। ओके। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि वैश्वीकरण को जो है ना, ज़्यादातर हम आर्थिक रूप में समझते हैं। और ये केवल एक आर्थिक भरी परिघटना नहीं है, इसके अंदर राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों रूप और भी हैं। ओके। और वैश्वीकरण को जो है हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। भूमंडलीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरा विश्व जो है इस समय पर वैश्वीकरण को अपना रखा है। और पूरे विश्व के अंदर जैसे ही देख सकते हैं आप, भूमंडलीकरण मतलब कि वस्तु, पूंजी, श्रम और विचारों का जो है पूरे भूमंडल में इधर से उधर जो है प्रवाह हो रहा है। और इसीलिए जो इसको हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। अब बात करते हैं, यदि आपके एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के अंदर आपसे पूछ ले जाए कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो आप कुछ इस प्रकार से लिखिएगा कि विभिन्न देशों के बीच पूंजी, वस्तु, सेवाओं, विचारों और व्यक्तियों के स्वतंत्र प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। इसके अर्थ में तो ज़्यादा मेरे ख्याल से डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है वाला। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पहले आप जरा टॉपिक का मतलब समझिए कि यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसी कौन से कारण हैं जिसके वजह से वैश्वीकरण जो है आज के समय पर संभव हो पाया है। कि वैश्वीकरण जो उभरा है वो क्यों, कैसे, किस वजह से जो है उभरा है, उभरने के इसके पीछे क्या कारण है, यही जो है हमारा ये सेकंड टॉपिक है।
एक चीज़ जरा आप यहाँ पर जान लीजिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना वैश्वीकरण की क्या अवधारणा होनी चाहिए, तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या निकलता है हमारा? वैश्वीकरण क्या है? विचार पूंजी वस्तु और लोगों के आवाजाही या स्वतंत्र प्रवाह को ही जो हम वैश्वीकरण कहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये नई प्रकार की परिघटना है? क्योंकि यदि हम विचार पूंजी वस्तु और लोगों की आवाजाही को ही जब वैश्वीकरण का नाम दे दें, तो वैश्वीकरण तो भैया बहुत पहले भी हो रहा था फिर इतिहास के अंदर। क्योंकि इतिहास के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं, विचार पूंजी वस्तु लोगों का इधर से उधर जाना, ये तो इतिहास में भी होता रहा है। तो खास बात है क्या इस समकालीन वैश्वीकरण के बारे में? तो यहाँ पर खास बात ये है कि जो ये प्रवाह हो रहा है, जो ये स्वतंत्र प्रवाह हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जा रहे हैं, इसकी जो गति है, जो इसकी स्पीड है और जो इसका प्रसार है, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा और बहुत ही तेज गति से जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ये फैल रहा है। इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत तेज हो गई है। यही जो चीज़ है आज के समय पर जो समकालीन वैश्वीकरण है उसको जो है एक अनूठा बनाती है। और यही चीज़ है जो कि पिछले जो इतिहास का वैश्वीकरण है उसको और आज के जो समकालीन वैश्वीकरण है इसमें डिफरेंस करता है, इसमें जो है अंतर लेकर के आता है। तो वैसे तो अब जरा देख लेते हैं कि वैश्वीकरण जो आज के समय पर हो पाया है, जो इसकी जिसके कारण जो ये गति और ये प्रसार हो पाया है, इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेवार है वो जरा आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में जो क्रांति आई है इसने जो है वैश्वीकरण की जो स्पीड है, गति है, वो और भी ज़्यादा तेज कर दी है। अब यहाँ पर जो हम प्रौद्योगिकी या संचार क्षेत्र में क्रांति आई है इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे ही हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ने लगा तो उसके हिसाब से हमने जो है टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सभी की जो है खोज करना स्टार्ट कर दी। और जैसे ही ये सारी चीज़ें खोज हुई, संचार के जो ये माध्यम है, जैसे ही इनकी खोज हुई, इससे क्या हुआ, वैश्वीकरण जो है वो और भी ज़्यादा तेज गति से बढ़ने लग गया। और इसके पश्चात ही जो है उन्नत जो प्रौद्योगिकी है, जो उन्नत प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने जो है विश्व को अब एक वैश्विक ग्राम जो है बना दिया है। वैश्विक ग्राम बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि विश्व को जो है, जो इतना बड़ा क्षेत्र बोलते हैं विश्व को, उसको जो है एक गांव के रूप में जो है आकर के कन्वर्ट कर दिया है। मतलब क्या, कि यदि आपको एक कोई खबर पहुंचानी हो इंडिया से अमेरिका, तो वो 2 मिनटों में हो जाएगी। क्योंकि ईमेल लिख दीजिए आप, यहाँ से वहाँ आराम से पहुँच जाएगी। यदि आपको कोई पोस्ट करना हो तो 5 से 6 दिन में आपका आराम से हो जाएगा, चाहे वो समुद्र पार बहुत कितना भी दूर क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये जो संचार क्षेत्र में जो क्रांति आई है, इन्होंने ही जो है इस स्पीड को और भी ज़्यादा संभव कर दिया। और इसलिए जो है समकालीन जो वैश्वीकरण है वो पिछला जो इतिहास का वैश्वीकरण था उससे अनूठा है, उससे अलग बनाता है, यही चीज़ें। सेकंड जो चीज़ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वैश्वीकरण को अनूठा बनाने में या वैश्वीकरण को मतलब अस्तित्व में लाने में, वो कारण है आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की नीति। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, दो प्रकार की नीतियाँ होती है, एक होता है समाजवाद और एक होता है उदारवाद, या जिसको हम पूंजीवाद भी कभी कभी कहते हैं। जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि समाजवादी जो विचारधारा है, जो सरकार को हमेशा सपोर्ट करती है, उसको काफ़ी धक्का लगता है। तो जैसे ही इसको धक्का लगता है तो इसके बाद क्या होता है, जो उदारवाद है ये खुल फुल मतलब बोलते हैं ना, अपने फॉर्म में आ जाता है, अपने मतलब चौड़ में आ जाता है। कि अब तो समाजवादी जो विचारधारा जो मेरी प्रतिद्वंदी थी वो अब हट चुकी है, मेरा कॉम्पिटिटर जो है समाजवादी विचारधारा वो गिर चुका है। और अब क्या होता है कि ये उदारवादी विचारधारा जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलने लग जाता है। उदारवादी विचारधारा के अंदर होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर जो है उद्योगपतियों को उद्योग, व्यापार और व्यवसाय में प्रवेश करने की जो है स्वतंत्रता मिल जाती है। और जिसके वजह से जो है वैश्वीकरण जो है और भी ज़्यादा फलने फूलने लग जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं विश्व भर में जो है अपनी पूंजी लगाती हैं, और विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश है वहाँ पर जो है अपना पैसा लगाती है और डबल इनकम जो है कमा करके इसको जो है फैला रही है वैश्वीकरण की अवधारणा को। क्यों फैला रही है वैश्वीकरण की अवधारणा को? क्योंकि इससे जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जो अमेरिका की कंपनियों की माइक्रोसॉफ्ट ये फेसबुक हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे क्या हो रहा है कि इनको जो है दुगना लाभ लाभ हो रहा है वैश्वीकरण के कारण ही। इसलिए जो है ये लोग वैश्वीकरण को जो है हमेशा सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा जो कारण है जिसने वैश्वीकरण की अवधारणा को संभव बनाया, वो कारण है राज्य और लोगों का आपसी जुड़ाव। इसमें क्या है, साझे हित के लिए, ठीक है जी, साझे हित के लिए भी जो है, आपसी सहयोग के लिए भी जो है वैश्वीकरण जो है
उसकी अवधारणा उभर करके आती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी महामारियाँ आती है, सुनामी आती है, तो एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, एक दूसरे के बोलते हैं ना कन्फेस करने के लिए जो है वैश्वीकरण की एक नई प्रकार की अवधारणा जो है उभर करके आती है। तो ये टोटल कुछ 3 कारण हैं जिसके वजह से हम बोलते हैं कि वैश्वीकरण की जो अवधारणा है वो निकल करके आई। अब चलिए जरा अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये है वैश्वीकरण के परिणाम या प्रभाव। देखिए वैश्वीकरण के परिणाम या प्रभाव जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राजनीतिक स्तर पर, एक है आर्थिक स्तर पर और एक है सांस्कृतिक स्तर पर। अब देखिए हर एक क्षेत्र में, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र हो गया या आर्थिक हो गया या सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया, हर एक क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं नकारात्मक कहीं सकारात्मक दोनों जगह पर जो है इसके प्रभाव पड़े हैं वैश्वीकरण के। मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति को लेकर के कहीं नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं देशों के ऊपर इसके वैश्वीकरण के, और कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं वैश्वीकरण के किसी देश के राजनीतिक रूप से। और किसी देश के ऊपर आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं वैश्वीकरण के, और किसी देश के ऊपर सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं वैश्वीकरण के किसी देश के ऊपर। तो इसी तरह से सांस्कृतिक रूप से भी जो है कहीं पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तो कहीं पर सकारात्मक। तो इसी चीज़ को जो है अब जो है आपको समझना है। अब आपका सबसे पहला प्रभाव है वो है राजनीतिक प्रभाव। तो चलिए जरा इसके देख लेते हैं कि कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं और कौन से इसके सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। सबसे पहला जो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो ये है कि राजनीतिक रूप से किसी भी देश या राज्य की जो क्षमता है वो कम हो गई है। राज्य की क्षमता कम हो गई है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो राज्य जिस हिसाब से पहले काम करने लायक था वो राज्य आज के समय पर मतलब वैश्वीकरण के युग में कम पड़ गया है, धीमा जो है पड़ चुका है। यहाँ पर जो कल्याणकारी राज्य पहले हुआ करता था, कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है कि लोगों के हित में काम करने के लिए जो नई नई पॉलिसी लेके आया करता था वो जो है अब वो जो अवधारणा है वो अब पुरानी पड़ गई है इस वैश्वीकरण के कारण। और वैश्वीकरण के कारण ही जो है राज्य आज के समय पर न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बन चुका है। न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य का मतलब कि जब जरूरत पड़े तभी केवल हस्तक्षेप करना है, वरना अपना चुपचाप बैठे रहना है। यहाँ पर ये जो है इसका प्रभाव पड़ा है बहुत ही नकारात्मक रूप से राजनीति के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर वैश्वीकरण का। यहाँ पर जब ये न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बन गया तो इसका मतलब क्या है कि जो राज्य है आज के समय पर विश्व के अंदर, जो आज के समय पर जो वैश्वीकरण है इसके अंदर जो राज्य है केवल कानून व्यवस्था को संभालते हुए चलेगी और सुरक्षा को जो है केवल यहीं तक ही जो है अपने आप को बरकरार रखेगी। इससे ऊपर जो जा करके कुछ नहीं करेगा राज्य। यहाँ पर ये इसका प्रभाव पड़ा है नकारात्मक रूप में वैश्वीकरण का। एक चीज़ और ये बोली जाती है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य हुआ करता था, मतलब जो राज्य पहले लोगों के हित के लिए जो नई नई पॉलिसीज बनाया करता था, अब वो जो काम है वो खत्म हो गया है। उसका जो जगह है वो अब बाजार अर्थव्यवस्था ने ले लिया है, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो उदारवादी है उन्होंने ले लिया है। अब इसमें क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, जैसे कि अमेरिका की हो गई बहुत सारी कंपनियां, मैकडोनल्ड हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ये जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां कंपनियां हैं इन्होंने क्या करा है कि सरकार को एक तरफ से बोला जाए तो खरीद लिया है। सरकार की जो फैसले लेने की जो क्षमता है इसके अंदर जो है कमी कर दी है इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने। तो यही जो है राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब चलिए जरा एक तरफ इसके सकारात्मक प्रभाव की भी अब बात कर देते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है सकारात्मक प्रभाव के अंदर ये कि जो राज्य की जो प्रधानता है, जो राज्य की जो प्रधानता है, प्रधानता मतलब कि जो इसकी सुपियरिटी है वो अभी भी बरकरार है, उसको जो है चुनौती नहीं मिली है। राज्य जो है वो आज भी महत्वपूर्ण है, किसी देश का जो सरकार है वो आज भी महत्वपूर्ण है जिस तरीके से वो पहले हुआ करता था। यहाँ पर एक बात बोली जा रही है इस पॉइंट को रिटेलिएट करते हुए ये कि जिस राज्य की आप बोल रहे हैं ना कि ये केवल कानून व्यवस्था और सुरक्षा जैसे अनिवार्य कार्य तक केवल जो है ये सुरक्षित मतलब अपने आप को सीमित रखे हुए है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव वाले ये बोलते हैं कि जिस राज्य को आप बोल रहे हैं ना कानून व्यवस्था सुरक्षा तक जो है सीमित रहती है, ऐसा नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर जो ये राज्य है ये अपने दायरों से बाहर भी चला जा सकता है, अर्थात राज्य जो है आज भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। कहने का मतलब यही है कि जिस हिसाब से आप सोच रहे हो ना कि राज्य जो है केवल न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बन गया, मतलब कानून व्यवस्था बनाएगा और नागरिकों की सुरक्षा करेगा, ऐसा नहीं है। यदि ज़रूरत पड़ी
तो जो राज्य है, जो सरकार है किसी देश की, वो इन दो दायरों से आगे बढ़ कर के भी जो है काम धाम कर सकती है। यहाँ पर ये सकारात्मक प्रभाव के अंदर ये बोला जा रहा है। अब जो थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि राज्य की जो ताकत है ना, वैश्वीकरण के युग के अंदर और भी ज़्यादा जो है बढ़ गई है। वो कैसे बढ़ गई है? अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण। मतलब कि आज के समय पर जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसके बूते जो है राज्य जो है अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है। और जब ये सूचना जुटा सकता है तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो राज्य है वो और भी कारगर ढंग से जो है कार्य करने में सक्षम हो पाएगा। तो यहाँ पर जो सकारात्मक प्रभाव वाले लोग हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि इससे ये पता चलता है कि जो वैश्वीकरण है वो प्रौद्योगिकी को लेकर के आया, टेक्नोलॉजी को लेकर के आया। तो टेक्नोलॉजी जो है उसने राज्य को कम नहीं किया है, मतलब राज्य की ताकत को जो है और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रभाव देख लेते हैं, वो होगा आपका आर्थिक प्रभाव।